तो अभी तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकल डेफिनेशन सीख लिया है और हमने सेंटर ऑफ मास के उस मैथमेटिकल डेफिनेशन का यूज करके टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो अब हम लोग सेंटर ऑफ मास के उस मैथमेटिकल डेफिनेशन का यूज करके कुछ अन्य प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं। तो आज का मेरा पहला एग्जाम्पल है जिसमें यह बोला गया है कि two particles of masses 4 kg and 8 kg lie on the same line. If 8 kg is displaced rightwards by 6 meter, then by what distance 4 kg should be moved, for which center of mass will remain at the same position. क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम में यह बोला गया है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स है जिसमें एक पार्टिकल का मास 4 kg है और दूसरे पार्टिकल का मास 8 kg है। दोनों पार्टिकल्स किसी स्ट्रेट लाइन पे रखे गए हैं। क्लियर है? ठीक। यदि 8 kg वाले पार्टिकल्स को हम लोग राइट डायरेक्शन में 6 मीटर डिस्प्लेस कर देते हैं तो हमसे यह पूछा गया है कि 4 kg वाले पार्टिकल्स को किस डायरेक्शन में और कितना मूव करे ताकि सेंटर ऑफ मास जो हो अपने सेम पोजीशन पे बना रहे। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जिसमें से एक पार्टिकल जो है उसका मास m1 है। क्लियर? और दूसरा पार्टिकल जो है उसका मास m2 है। दोनों पार्टिकल्स किसी स्ट्रेट लाइन पे रखे गए हैं, एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? ठीक। तो जैसा कि हम लोग सेंटर ऑफ मास के मैथमेटिकल डेफिनेशन में यह सीख चुके हैं कि दो पार्टिकल सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है वह सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसी लाइन सेगमेंट पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो इस m1 और m2 मासेस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वह यह लाइन सेगमेंट होगा। तो इस m1 और m2 मास वाले इस टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वह सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ओ पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ओ पॉइंट बोल देते हैं। क्लियर है? और यह जो ओ पॉइंट है यह ओ पॉइंट पर क्या लाई कर रहा है? इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। ठीक। तो इस सेंटर ऑफ मास को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम लोग यह भी मान लेते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास से इस m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वह पोजीशन वेक्टर r1 पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है? ठीक है। इस डायरेक्शन में है r1 पोजीशन वेक्टर। क्लियर? ठीक। और जबकि इस सेंटर ऑफ मास से इस m2 मास का जो पोजीशन वेक्टर है वह पोजीशन वेक्टर यह है और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं r2 पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है? ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ मास m1 का जो डिस्टेंस होगा वह r1 होगा और इस सेंटर ऑफ मास m2 का जो डिस्टेंस होगा वह r2 होगा। जबकि पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इस सेंटर ऑफ मास से इस m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वह r1 है और इस सेंटर ऑफ मास से इस m2 का जो पोजीशन वेक्टर है वह r2 है। क्लियर है? ठीक। अब यह बोला जाए कि यदि हम लोग इस m2 मास को यहाँ से उठाएं और इसी लाइन पे राइट डायरेक्शन में हम लोग शिफ्ट करके यहाँ रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? यहाँ पे रख देते हैं। यानी m2 मास को यहाँ से हम लोग उठाते हैं और इसी लाइन पे यानी कि यह दो पार्टिकल जिस स्ट्रेट लाइन पे रखा गया है उसी स्ट्रेट लाइन पे हम लोग राइट वार्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके यहाँ पे रख देते हैं। क्लियर है? ठीक। तो इस m2 मास का जो फाइनल पोजीशन होगा वह कौन सा पोजीशन हो जाएगा? ये पोजीशन हो जाएगा। यानी m2 मास कहाँ हम लोग रख देते हैं? हम लोग इस पॉइंट से राइट डायरेक्शन में इसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। क्लियर है? ठीक है। यह m2 का कौन सा पोजीशन हो जाएगा? फाइनल पोजीशन हो जाएगा। और हम लोग यह मान लेते हैं कि इस m2 को इस इनिशियल पोजीशन से डेल्टा r2 डिस्टेंस हम लोग राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। यदि हम लोग इस पॉइंट से यदि हम लोग इस
m2 की इस इनिशियल पोजीशन से m2 की इस फाइनल पोजीशन का यदि पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा r2 वेक्टर लिखेंगे। क्लियर है? ठीक ठीक उसी तरह से इस m1 मास को हम लोग इस इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करके यहाँ पे रख देते हैं। और हम लोग इसको इस m1 मास को कैसे शिफ्ट किया, इसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करके यहाँ पे रख रहे हैं। यानी कि इस m1 मास का यहाँ पे क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसका फाइनल पोजीशन हो जा रहा है। कौन सा पोजीशन हो जा रहा है, फाइनल पोजीशन हो जा रहा है। और हम लोग मान लेते हैं कि इस m1 मास को इस लेफ्ट डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस कर दिए, कितना शिफ्ट कर दिए, डेल्टा r1 वेक्टर शिफ्ट कर दिए। यदि हम लोग m1 को लेफ्ट डायरेक्शन में r1 वेक्टर शिफ्ट कर रहे हैं अपने इनिशियल पोजीशन से, और m2 को राइट डायरेक्शन में अपने इनिशियल पोजीशन से r2 वेक्टर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे अब हमको कैलकुलेट करना है। यह जो सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास इस जब m1 यहाँ पे होता है और m2 यहाँ पे होता है, तो इस सिचुएशन के लिए यह सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है? ठीक। तो जब m1 को हम लोग इस लेफ्ट डायरेक्शन में r1 वेक्टर शिफ्ट कर दे रहे हैं अपने इनिशियल पोजीशन से, और m2 को हम लोग इस राइट डायरेक्शन में r2 वेक्टर शिफ्ट कर दे रहे हैं अपने इनिशियल पोजीशन से, तो इस m1 और इस m2 के लिए हो सकता है कि नया जो सेंटर ऑफ मास हो वह इसी पॉइंट पे बने, या यह भी हो सकता है कि इस पॉइंट से कुछ खिसक जाए, यहाँ पे बने नया सेंटर ऑफ मास, या हो सकता है कि इस पॉइंट से लेफ्ट डायरेक्शन में खिसक जाए और यहाँ पे बने सेंटर ऑफ मास। कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो हमें यह पता नहीं है कि सेंटर ऑफ मास राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है कि इस अपने इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, या अपने इनिशियल पोजीशन पे ही बना हुआ रह रहा है, यह तो हमें पता नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग यह मान लेते हैं कि जब m1 यहाँ पे होता है और m2 यहाँ पे होता है, या अपने फाइनल पोजीशन पे चला आता है m1 और m2, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है m1 और m2 का, वह मान लेते हैं कि अपने इनिशियल पोजीशन से x डिस्टेंस राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। क्लियर है? हमने कितना मान लिया, x डिस्टेंस किधर शिफ्ट करता हुआ मान लिया, सेंटर ऑफ मास को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करता हुआ मान लिया। क्लियर है? ठीक है। तो यह इस पॉइंट को यदि हम लोग बोल दे ओ डैश, क्या बोल दे, ओ डैश पॉइंट, तो यह जो मेरा ओ डैश पॉइंट है, यह ओ डैश पॉइंट कैसा पॉइंट होगा, न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओ के रेस्पेक्ट में ओ डैश का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वह क्या कहता है, समेशन ऑफ मास मोमेंट्स ऑफ all the components of the system about center of mass is equal to जीरो वेक्टर। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वह क्या कहता है कि सिस्टम के पास जितने सारे पार्टिकल्स है, सभी पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मास मोमेंट होगा, उस मास मोमेंट का जो सम होता है वह कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर है? ठीक। इसी डेफिनेशन का यूज करके अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक। तो इनिशियली जो है m1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, m2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इस m1 और m2 का यह जो सिस्टम बन रहा है इनिशियली, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वह कहाँ पे है, ओ पॉइंट पे है। क्लियर है? ठीक। तो इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस m1 का जो मास मूवमेंट होगा वह क्या हो जाएगा, m1 इंटू r1 वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m1 इंटू r1 वेक्टर हो जाएगा, प्लस इस ओ के रेस्पेक्ट में m2 इनिशियली कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस ओ के रेस्पेक्ट में इस m2 का जो मास मोमेंट होगा वह कितना हो जाएगा, m2 इंटू r2 वेक्टर हो जाएगा। m2 इंटू क्या हो जाएगा, r1 हम इस तरीके से लिखते हैं, इंटू r2 वेक्टर हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो वेक्टर, क्योंकि इनिशियली हमारे पास दो, यह जो सिस्टम है इनिशियली कितने पार्टिकल से मिलकर बना है, दो ही पार्टिकल से मिलकर बना है, और हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस m1 का मास मोमेंट लिख दिया,
और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस m2 का मास मोमेंट लिख दिया। और हम लोग सेंटर ऑफ मास का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है उसके अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, जितने सारे पार्टिकल्स है सभी पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मास मोमेंट होगा उसका सम कितना होता है, 0 होता है। तो हमें इनिशियली क्या इक्वेशन मिल जाएगा, m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यह हमें कौन सा इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट। फाइनली क्या हो जा रहा है, m2 जो है उसको हम लोग इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, अपने इनिशियल पोजीशन से r2 डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, क्लियर है। जबकि इस m1 को इस डायरेक्शन में हम लोग कितना डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, r1 डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, क्लियर है। तो m1 का फाइनल पोजीशन यहाँ पे हो जाता है और m2 का फाइनल पोजीशन कहाँ हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो इस m1 और m2 के लिए इस सिस्टम का जो नया सेंटर ऑफ मास बनता है वो हम लोग कहाँ बनता हुआ मान लेते हैं, इस o' पे बनता हुआ मान लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इस o' के रेस्पेक्ट में इस m1 का जो मास मूवमेंट होगा वह कितना हो जाएगा, m1 इंटू इस o' के रेस्पेक्ट में इस m1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और यह पोजीशन वेक्टर होगा कितना, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस o' के रेस्पेक्ट में इस m1 के फाइनल पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा। और यह होगा कितना, यह जो पोजीशन वेक्टर होगा इस वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि o से o' का जो पोजीशन वेक्टर है वह x वेक्टर है, तो o' के रेस्पेक्ट में o का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, -x वेक्टर हो जाएगा, क्लियर है। प्लस इस o से इस m1 के इनिशियल पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर है वह कितना है, r1 वेक्टर है, तो प्लस क्या लिख देंगे, r1 वेक्टर प्लस m1 के इनिशियल पॉइंट से m1 के फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कौन सा पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। और यह पोजीशन वेक्टर है कितना, डेल्टा r1 वेक्टर है, क्लियर है। तो प्लस क्या लिख देंगे, डेल्टा r1 वेक्टर, यानी कि इस o' के रेस्पेक्ट में m1 के फाइनल पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कितना हो जाएगा, कुछ इतना हो जाएगा, -x वेक्टर प्लस r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r1 वेक्टर। उम्मीद है कि आपको पोजीशन वेक्टर लिखने आता होगा। तो हम लोग इस o' पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस m1 मास का जो मास मोमेंट होगा वह कितना हो जाएगा, m1 इंटू इतना, क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 इंटू -x वेक्टर प्लस r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r1 वेक्टर, क्लियर है, ठीक। प्लस अब हमारे पास दूसरा मास कौन सा है, यह m2 मास है। और इस m2 मास का जो फाइनल पोजीशन है वह कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्लियर है। अब हम लोग इस m2 मास का इस o' के रेस्पेक्ट में मास मोमेंट लिखेंगे। तो इस m2 मास का इस o' के रेस्पेक्ट में मास मोमेंट लिखने के लिए सबसे पहले हमें इस m2 मास का इस o' के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना होगा, यानी कि इस पॉइंट का हमें इस o' के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना होगा। तो इस पॉइंट का इस o' के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ यह जो वेक्टर होगा यही क्या कहलाएगा, इस o' के रेस्पेक्ट में इस m2 मास का यानी कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब इस पॉइंट का इस o' के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस o' के रेस्पेक्ट में m2 मास का जो इनिशियल पोजीशन है वह कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस इनिशियल पोजीशन का इस o' के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कितना होगा, हमें पता है कि इस o से इस पॉइंट से इस m2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास कितना है, ये r2 वेक्टर है। जबकि इस o पॉइंट से इस o' का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें कितना पता है, x वेक्टर पता है। और यह जो r2 वेक्टर है और यह जो x वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इस o' से इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा। और वह होगा कितना, r2 वेक्टर माइनस x वेक्टर हो जाएगा, क्लियर है। जबकि इस पॉइंट से लेके यानी कि m2 मास के इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वह कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है। और ये वेक्टर हमको दिया गया वह कितना है, वेक्टर डेल्टा r2 वेक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि इस o' से यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना, क्लियर है। इतना ये प्लस ये हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, r2 वेक्टर माइनस x वेक्टर प्लस डेल्टा r2 वेक्टर, क्लियर है। यानी कि यहाँ से लेके यानी इस o' से लेकर के
इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर हो जाएगा। और यह पोजीशन वेक्टर हमें मिल कितना रहा है, r2 वेक्टर माइनस x वेक्टर प्लस डेल्टा r2 वेक्टर। क्लियर है? ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इस m2 मास का इस पोजीशन पे इस o' के रेस्पेक्ट में जो मास मोमेंट होगा वह कितना हो जाएगा, m2 इंटू r2 वेक्टर माइनस x वेक्टर प्लस डेल्टा r2 वेक्टर। तो हमने इस o' के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन पर m1 मास का जो मास मोमेंट लिखा वो हमें कुछ इतना मिला, जबकि इस o' के रेस्पेक्ट में इस m2 मास के इस पोजीशन पर जो मास मोमेंट लिखा हमने वो हमें कुछ इतना मिला। तो दोनों मास मोमेंट का सम बाय डेफिनेशन से कितना हो जाता है, वो जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m1 माइनस m1 इंटू एक्स वेक्टर प्लस m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस m1 इंटू डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर माइनस m2 इंटू एक्स वेक्टर प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि माइनस m1 इंटू एक्स वेक्टर है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माइनस m2 इंटू एक्स वेक्टर है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस m1 प्लस m2, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इंटू एक्स वेक्टर। क्लियर? ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, m1 r1 वेक्टर है और यहाँ पे क्या है, m2 r2 वेक्टर है। और हमें पता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर का सम कितना होता है, जीरो वेक्टर होता है। यानी इसका प्लस इसका जो सम होगा वो हमें कितना मिल जाएगा, जीरो वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। और हमारे पास बचा कौन कौन सा है, एक ये बचा और एक ये बचा। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, m1 इंटू डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। क्लियर है? इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर इज इक्वल टू, इधर आकर के हमें क्या मिल जाएगा, प्लस में मिल जाएगा m1 इंटू m2 इंटू एक्स वेक्टर। तो इस इक्वेशन को हमें हमेशा याद रखना है, इस इक्वेशन को हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर है? तो फाइनली हमें इस रिजल्ट को याद रखना है। क्लियर है? तो इस रिजल्ट को हम लोग याद नहीं रखेंगे, ट्रिक से अपने माइंड में सेट कर लेंगे। कैसे, हम समझा देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, इस m1 मास को इस डायरेक्शन में डेल्टा r1 वेक्टर डिस्प्लेस किए हैं। क्लियर है? तो हम लोग करेंगे क्या, इस m1 मास में इस डेल्टा r1 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक उसी तरह से हम लोगों ने किए क्या है कि इस m2 मास को उसके इनिशियल पोजीशन से डेल्टा r2 वेक्टर इस डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेस कर दिए हैं। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस m2 मास में इस डेल्टा r2 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो हम लोगों ने किया क्या, इस m1 मास को इस डेल्टा r1 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, साथ ही साथ इस m2 मास को इस डेल्टा r2 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? और दोनों को हम लोग ऐड करके लिख देंगे। क्लियर है? यानी कि m1 इंटू डेल्टा r1 प्लस m2 इंटू डेल्टा r2। क्लियर? इज इक्वल टू यह किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ का मास क्या है हमारे पास, m1 है, यहाँ का मास हमारे पास क्या है, m2 है। दोनों मास का सम यानी कि m1 प्लस m2 इंटू इनिशियल पोजीशन क्या था, सेंटर ऑफ मास का O पे था, फाइनल पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ मास के O' पे है। तो इस O और O' के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वह कितना है, x वेक्टर है। वह कितना, कौन सा वेक्टर है, x वेक्टर है। इंटू क्या कर देंगे, x वेक्टर। क्लियर है? तो उम्मीद है कि यह इक्वेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। क्लियर? ठीक। अब हम लोग इसी इक्वेशन से संबंधित एक स्पेशल केस देख लेते हैं, स्पेशल केस समझ लेते हैं। तो यह O' मेरा क्या है, O' जो मेरा है वह न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है और यह O क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है? ठीक। यदि न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल हो जाए इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल हो जाए। क्लियर है? यानी कि यह जो नया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है और यह जो मेरा इनिशियल सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, दोनों इक्वल हो, यानी कि दोनों कहाँ पे हो,
इस इनिशियल पोजीशन पे ही हो जाए, देन वी कैन से center of mass remain at same position। यदि यह ओ डैश ओ पे ही लाई करना चालू कर दे तो उस समय क्या हो जाएगा, न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि यह जो ओ डैश है, यह ओ डैश कहाँ पे लाई कर जाए, इस ओ पे ही लाई कर जाए, इसी पॉइंट पे ही लाई कर जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे, यानी कि इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा। क्लियर है। तो इस केस में एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो जब एक्स जीरो हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, तो हमें इक्वेशन, यह इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन में जब एक्स वेक्टर का वैल्यू डाल देंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, m1 इंटू डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि m1 इंटू डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। क्लियर है। तो यह इक्वेशन भी आपको याद रखना है। यह इक्वेशन एक और इंपॉर्टेंट बात को इंडिकेट करता है, वह यह है कि इस इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m1 डेल्टा r1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m2 इंटू डेल्टा r2 वेक्टर। क्लियर है। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, m1 इंटू डेल्टा r1 वेक्टर इज इक्वल टू m2 इंटू माइनस ऑफ डेल्टा r2 वेक्टर। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ से यह स्पष्ट है कि यह जो r1 वेक्टर है और यह जो r2 वेक्टर है, यह दोनों क्या होंगे, अपोजिट सेंस में होंगे। क्लियर है। यानी यह जो r1 वेक्टर है और यह जो r2 वेक्टर है वह किस सेंस में होंगे, अपोजिट सेंस में होंगे। यहाँ हम लिख देते हैं विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट सेंस। क्लियर है। यानी कि यह जो r1 वेक्टर होगा और यह जो r2 वेक्टर होगा वह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कब, जब सेंटर ऑफ मास जो हो उसका पोजीशन चेंज न कर रहा हो, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, m1 इंटू डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, जहां r1 वेक्टर और r2 वेक्टर दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्लियर है। ठीक है। यानी कि यदि हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाए, मान लेते कि यहाँ पे हमारे पास एक मास है m1 और यहाँ पे हमारे पास दूसरा मास है m2। क्लियर है। और इसका इनिशियल जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ पे है, इनिशियल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे है। क्लियर है। ठीक। यदि हम लोग m2 मास को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं और तो m1 मास को हम लोग को किधर डिस्प्लेस करना होगा, निश्चित रूप से इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना होगा ताकि सेंटर ऑफ मास कहाँ बना रहे, अपने इनिशियल कंडीशन पे ही बना रहे। क्लियर है। यानी कि जब m2 मास यहाँ आ जाता है और m1 मास जब यहाँ आ जाता है तो भी सेंटर ऑफ मास फाइनली कहाँ है, यहीं पे है। फाइनली कहाँ पे है, यहीं पे है। ठीक उसी तरह से हम लोग अगर मान लें कि m1 मास यहाँ पे है और m2 मास कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है। यदि m1 मास को हम लोग इधर डिस्प्लेस करते हैं तो m2 मास को किधर डिस्प्लेस करें ताकि सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे बना रहे, तो निश्चित रूप से इस m2 मास को इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना होगा। किधर डिस्प्लेस करना होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना होगा ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं पे बना रहे। और सेंटर ऑफ मास यदि फाइनली यहीं पे बना रहे, इसके लिए कौन सा इक्वेशन होल्ड करेगा, यह इक्वेशन होल्ड करेगा। क्लियर है। ठीक। या हम लोग इस इक्वेशन में x का वैल्यू जीरो डाल देंगे तो हमें सेम रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अपना जो बेसिक प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो यही हमारे पास प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम में बोला गया था कि टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 4 kg एंड 8 kg लाई ऑन सेम लाइन। तो हमारे पास दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे है m1 मास का जो 4 kg है, और दूसरा पार्टिकल मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है और इसका मास m2 मान लेते हैं जो हमारे पास कितना kg का है, 8 kg का है। ये दोनों पार्टिकल्स, ठीक है, ये दोनों पार्टिकल्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों पार्टिकल किस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्लियर है। ठीक। अब यह बोला गया है कि
8 kg वाले पार्टिकल्स को हम लोग राइटवार्ड डायरेक्शन में 6 मीटर डिस्प्लेस कर देते हैं। 8 kg वाला पार्टिकल कौन है, M2 है। M2 को हम लोग राइटवार्ड डायरेक्शन में इसी लाइन के लॉन्ग यहाँ पे डिस्प्लेस कर देते हैं। कितना मीटर, 6 मीटर। क्लियर है, ठीक। तो इस हमसे पूछा है कि इस 4 kg को किधर और कितना मूव करे ताकि सेंटर ऑफ मास अपने इनिशियल कंडीशन पे बना रहे। क्लियर है, ठीक। तो जैसा कि मान लेते हैं कि जब M1 यहाँ पे है और M2 यहाँ पे है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये हम लोग मान लिए कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इनिशियली यहाँ पे है। क्लियर है, ठीक। और यहाँ से हम लोग इसकी दूरी मान लेते हैं कि R2 है और यहाँ से इसकी दूरी हम क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। तो हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे, M1 इंटू R1 इज इक्वल टू M2 इंटू R2। M1 हमारे पास 4 kg है तो 4 इंटू R1 लिख देते हैं इज इक्वल टू 8 इंटू R2 लिख देते हैं। M2 कितना है हमारे पास, 8 kg है तो R1 बाबा हमें कितना मिल जाएगा, 2 R2 मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, ठीक। तो उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि इस M2 मास को यानी 8 kg मास को हम लोग इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं 6 मीटर। कितना शिफ्ट कर दे रहे हैं, 6 मीटर। क्लियर है, तो M1 मास को किधर शिफ्ट कर दे ताकि सेंटर ऑफ मास कहाँ बना रहे, यहीं पे बना रहे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में सीखा है कि सेंटर ऑफ मास यदि चेंज ना करे तो दोनों पार्टिकल्स को किधर शिफ्ट करना होता है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करना होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट द सेम पोजीशन, यानी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। नहीं, फाइनली भी सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसी पॉइंट पे है, फाइनली भी यहीं पे है सेंटर ऑफ मास। तो निश्चित रूप से हम लोग इस M1 मास को इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने शिफ्ट करके यहाँ पे डाल दिया M1 मास को। क्लियर है, और हम लोग इसको डेल्टा R1 शिफ्ट कर देते हैं। कितना शिफ्ट कर देते हैं, डेल्टा R1 शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो फाइनली भी मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहीं पे है। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा, R1 प्लस डेल्टा R1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, M1 इंटू R1 प्लस डेल्टा R1 इज इक्वल टू, फाइनली भी मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और M2 फाइनली कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ से यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस हो जाएगा R2 प्लस 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8 M2 इंटू R2 प्लस 6 लिख देंगे। बस सॉल्व कर देते हैं। M1 के जगह पे 4 लिखेंगे, R1 हो गया, डेल्टा R1 हमको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू M2 की जगह पे 8 लिखेंगे, R2 प्लस 6 सॉल्व करते। R1 के जगह पे हम लोग कितना लिख दे, 2R2 लिख दे। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 2R2 प्लस डेल्टा R1 इज इक्वल टू 8R2 प्लस 8 48। सॉल्व करेंगे तो 8R2 प्लस 4 इंटू डेल्टा R1 इज इक्वल टू 8R2 प्लस 48। 8R2 कैंसिल आउट, तो डेल्टा R1 बराबर हमें क्या मिल गया, 48/4, 12 चौका 48, 12 मीटर। यानी कि M1 मास को हम लोगों को लेफ्ट डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस करना होगा, 12 मीटर डिस्प्लेस कर देंगे। तो फाइनली सेंटर ऑफ मास कहाँ में मिलेगा, फाइनल सेंटर ऑफ मास हमें कहाँ मिलेगा, इसी पॉइंट पे मिल जाएगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं करेगा। क्लियर है, तो 12 मीटर हम लोग किधर हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे, लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में। ठीक है, M2 मास को किधर डिस्प्लेस करेंगे, लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में। अब हम लोग इसी प्रॉब्लम को सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं, मेथड 2। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने यह सीखा है कि यदि इफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज नहीं करता है, देन एक्स वेक्टर जो होता है वह कितना होता है, 0 हो जाता है। तो हमें इक्वेशन क्या मिला था, M1 इंटू डेल्टा R1 वेक्टर प्लस M2 इंटू डेल्टा R2 वेक्टर इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू एक्स वेक्टर मिला था। तो x यदि 0 हो गया तो ये हमें क्या मिल जाएगा, x कितना है हमारे पास, 0 है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 0 वेक्टर मिल जाएगा। ये इक्वेशन अभी हम लोगों ने लिखना सीख लिया है। क्लियर है, ठीक। तो M1 हमारे पास कितना है, 4 kg है, 4 लिख देते हैं। डेल्टा R1 की जगह पे हम लोग डेल्टा R1 वेक्टर ही लिखते हैं, प्लस M2 हमारे पास कितना है, 8 kg है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 8 इंटू डेल्टा R2 वेक्टर किधर है, 6 है, और यह किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। यदि हम लोग इस सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान ले, क्या मान ले, ओरिजिन मान ले, तो
यह जो डेल्टा आर टू होगा वह डेल्टा आर टू किस डायरेक्शन में होगा, आई कैप के डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 6 आई कैप लिख देंगे इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ पे हमको डेल्टा आर वन वेक्टर बराबर क्या मिल जाएगा, -48 आई कैप अपॉन 4 मिल जाएगा। डेट इज इक्वल टू डेल्टा आर वन वेक्टर हमें मिला, डेट इज इक्वल टू डेल्टा आर वन हमें कितना मिल जाएगा, -12 आई कैप, डेट इज इक्वल टू 12 इंटू माइनस आई कैप। माइनस आई कैप क्या इंडिकेट करेगा कि इस m1 वेक्टर को किस डायरेक्शन, इसको ओरिजिन हमने माना है, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माना है, तो m1 वेक्टर, यह जो डेल्टा r1 वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, यानी m1 वेक्टर को किधर हमको शिफ्ट करना होगा, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा। उम्मीद है कि यह प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस प्रॉब्लम में बोला गया कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 4 kg एंड 8 kg लाई ऑन दी सेम लाइन। 2 पार्टिकल्स है जिसका मास 4 kg है और 8 kg है, वह एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। क्लियर है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 4 kg का पार्टिकल है और यहाँ पे हमारे पास 8 kg का पार्टिकल्स है। क्लियर है, ये दोनों पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक। और हमसे आगे बोला गया है कि इफ़ 4 kg इज डिस्प्लेस्ड लेफ्ट वार्ड बाई 6 मीटर, इस 4 kg को लेफ्ट डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में इसी लाइन के लॉन्ग डिस्प्लेस कर दिया जाता है 6 मीटर, यानी 4 kg यहाँ से उठा करके हम लोग डिस्प्लेस करके कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, 4 kg का यह फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ जाता है। फाइनल पोजीशन कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। क्लियर है, ठीक। तो हमसे बोला गया है कि देन बाय व्हाट डिस्टेंस 8 kg शुड बी मूव फॉर विच सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। तो हमसे बोला गया कि 8 kg को किधर और कितना मूव करा दे ताकि सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे बना रहे। क्लियर है, यह लास्ट प्रॉब्लम जैसा ही प्रॉब्लम है। आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर, ठीक। तो मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन में जब पार्टिकल 4 kg यहाँ पे होता है और 8 kg पार्टिकल यहाँ पे होता है, तो इस पार्टिकल सिस्टम, तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ होगा, इस दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाला जो यह लाइन सेगमेंट है इसी पे एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं कि इस समय जो सेंटर ऑफ मास है वह इस पॉइंट पे है। क्लियर है, और इनिशियली इस पॉइंट पे क्या है, सेंटर ऑफ मास है। इनिशियली कहाँ है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे है। और हम लोग यह मान लेते हैं कि यहाँ से इस सेंटर ऑफ मास से यह जो 4 kg का पार्टिकल है वह r1 डिस्टेंस पे है और यह जो 8 kg का पार्टिकल है वह r2 डिस्टेंस पे है। क्लियर है, तो सेंटर ऑफ मास के मैथमेटिकल डेफिनेशन से हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू r1 इज इक्वल टू 8 इंटू r2। यह इनिशियल इक्वेशन हो जाएगा, यानी r1 बराबर 2r2 आ जाएगा इनिशियल से, इनिशियल कंडीशन से। अब हम लोग फाइनल कंडीशन में बात करते हैं। फाइनल कंडीशन में क्या बोला गया कि इस 4 kg वाले पार्टिकल्स को यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में 6 मीटर डिस्प्लेस करके यहाँ पे रख दिया गया है। क्लियर है, और हमसे यह बोला गया कि सेंटर ऑफ मास जो है अपने इनिशियल कंडीशन पे ही रहे। इसके लिए हमें 8 kg वाले पार्टिकल्स को किधर और कितना डिस्प्लेस करना है। क्लियर है, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट में यह सीखा है कि यदि सेंटर ऑफ मास अपने इनिशियल कंडीशन पे ही बना रहे, ठीक है, तो दोनों पार्टिकल्स को हमको एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कराना होता है। क्लियर है, तो जब 4 kg वाले पार्टिकल्स को हम लोगों ने लेफ्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में शिफ्ट कराए हैं, तो निश्चित रूप से इस 8 kg वाले पार्टिकल्स को हम लोगों को इस डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कराना होगा। यानी कि किस डायरेक्शन में शिफ्ट कराना होगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट कराना होगा। क्लियर है, तो मान लेते हैं कि हम लोग इसके इनिशियल कंडीशन से डेल्टा r2 डिस्टेंस इस डायरेक्शन में शिफ्ट करके यहाँ पे 8 kg वाले पार्टिकल को रख देते हैं ताकि सेंटर ऑफ मास फाइनली कहाँ पे बना रहता है, यहाँ पे बना रहता है, यहीं पे फाइनली सेंटर ऑफ मास बना रहता है। क्लियर है, तो यह कॉन्सेप्ट हम अभी सीख चुके हैं। क्लियर, ठीक। तो इस फाइनल कंडीशन से, फाइनल कंडीशन में 8 kg वाले पार्टिकल्स को हम लोगों ने किधर शिफ्ट कर दिया, इस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, और फाइनली 8 kg वाला पार्टिकल कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। क्लियर है, तो इस 4 kg वाले पार्टिकल का और इस 8 kg वाले पार्टिकल का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, इसी पॉइंट पे बना रहेगा। क्लियर, ठीक। तो अब हम लोग इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस फाइनल सिचुएशन के लिए सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं।
क्लियर है। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस 4 kg वाले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और वह होगा कितना, 6 + r1 होगा। क्लियर है, क्लियर है। जबकि इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में 8 kg मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह कितना होगा, ये होगा, और यह होगा कितना, r2 + Δr2 होगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 × 6 + r1 = 8 × r2 + Δr2। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, 24 + 4r1 = 8 r2। r2 की जगह पे क्या लिख देंगे, r2 की जगह पे r1/2 लिख देंगे। r2 की जगह पे क्या लिखेंगे, r1/2 लिख देंगे। तो r1/2 + 8 × Δr2। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 24 + 4r1 = 4r1 + 8 × Δr2। 4r1 कैंसिल आउट हो गया, तो Δr2 जो मिला वो हमें कितना मिला, 24/8 = 3 मीटर। क्लियर है। 3 मीटर हम लोग किधर इसको शिफ्ट करेंगे, राइट डायरेक्शन में। किधर शिफ्ट करेंगे, इस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इसको हम लोगों ने किधर शिफ्ट किया है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग किधर शिफ्ट करेंगे, राइट डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, राइट वार्ड। क्लियर है, और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड सेकेंड, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने यह डेफिनेशन सीखा है कि इफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट सेम पोजीशन पे बना रह रहा है अगर सेंटर ऑफ मास, तो एक्स वेक्टर जो होता है वह कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। जब एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, m1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमारे पास इक्वेशन था m1 Δr1 प्लस वेक्टर प्लस m2 × Δr2 वेक्टर बराबर m1 + m2 × x वेक्टर। क्लियर है। तो यहाँ पे x वेक्टर कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे है, तो x वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। m1 हमारे पास कितना दिया गया है, m1 अगर हम लोग इस 4 kg वाले पार्टिकल को मान ले और m2 हम लोग 8 kg वाले पार्टिकल्स को मान ले। क्लियर है। तो m1 हमारे पास कितना है, 4 kg है, तो 4 × Δr1 कौन होता है, ये होता है Δr1, यानी m1 को हम लोगों ने कितना डिस्प्लेस किया है, तो Δr1 डिस्प्लेस किए हैं। यदि हम लोग इस सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान ले, क्या मान ले, ओरिजिन मान ले, तो Δr1 किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी कि -i कैप के डायरेक्शन में है। ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है, -i कैप के डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 × -6i कैप। क्लियर है। प्लस m2 हमारे पास कितना है, 8 kg है, और यह कितना डिस्प्लेस कर रहा है और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है हमें पता नहीं है, तो प्लस हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा × r2 वेक्टर = क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। बस इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24i कैप = 8 × Δr2 वेक्टर = 0 वेक्टर। डेट इज सॉरी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमको Δr2 वेक्टर बराबर क्या मिल जाएगा, 24i कैप अपॉन 8 मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू 3i कैप। कितना मिल गया, 3i कैप। तो 3i कैप ऑटोमेटिक है कि वह क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओ से यह जो सेंटर ऑफ मास है वह किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया होगा, आई के डायरेक्शन में, और आई किधर होगा, इस डायरेक्शन में ना आई होता है। अगर वो ओरिजिन है तो आई कैप किस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है, यानी कि 8 kg वाला पार्टिकल किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और कितना शिफ्ट होगा, 3 मीटर शिफ्ट होगा। क्लियर है। आई कैप किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, राइट वार्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 2 kg एंड 4 kg लाई ऑन द सेम लाइन। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास 2 kg का पार्टिकल्स है जिसको हम लोगों ने m1 बोला, और यहाँ पे हमारे पास 4 kg का पार्टिकल्स है जिसको हम लोगों ने m2 बोला। दोनों पार्टिकल्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं।
मान लेते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक। आगे बोला गया है कि इफ 4 kg इज डिस्प्लेस्ड राइट वार्ड्स बाई 10 मीटर। बोला गया कि इस 4 kg को हम लोग यहाँ से राइट वार्ड डायरेक्शन में, राइट वार्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इधर हम लोग डिस्प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। कितना डिस्प्लेस करते हैं, 10 मीटर डिस्प्लेस करते हैं। तो हमसे यह बोला गया है कि देन बाई वाट डिस्टेंस 2 kg शुड बी डिस्प्लेस्ड सो डैट सेंटर ऑफ मास विल डिस्प्लेस 2 मीटर राइट वार्ड्स। यानी कि तब हमसे यह बोला गया कि इस 2 kg वाले पार्टिकल्स को किधर और कितना डिस्प्लेस करे ताकि जो सेंटर ऑफ मास हो वह सेंटर ऑफ मास अपने इनिशियल पोजीशन से 2 मीटर राइटवार्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाए। क्लियर है? तो उम्मीद है कि यह प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल कंडीशन पर गौर करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में क्या बोला गया है कि M1 जब यहाँ है, M2 जब यहाँ है, इसका कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। और तो हम जानते हैं कि इस M1 और M2 का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह इन दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसी लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा। तो इन दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाला यह क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ लाई करेगा, इसी पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है ओ पॉइंट पे। ओ कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है। किस कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में। किस कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में। ठीक। और हम लोग यह मान लेते हैं कि O से M1 का जो डिस्टेंस है वो R1 है और O से M2 का जो यह डिस्टेंस है वह R2 है। क्लियर है? तो इनिशियल कंडीशन में हम लोग सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन से जो इक्वेशन लिखेंगे वह क्या लिखेंगे, M1 इंटू R1 इज इक्वल टू M2 इंटू R2। M1 कितना है 2 kg, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू R1। M2 कितना है 4 kg, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 इंटू R2। यानी R1 बराबर हमें क्या मिल गया 2 इंटू R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब हम लोग फाइनल कंडीशन पर गौर करते हैं। फाइनल कंडीशन में क्या बोला गया है कि M2 मास को हम लोग किधर डिस्प्लेस कर देते हैं, राइटवार्ड डायरेक्शन में। कितना मीटर, 10 मीटर डिस्प्लेस कर देते हैं। यानी M2 मास यहाँ से उठ करके कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। M2 मास का जो फाइनल पोजीशन होता है वह कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। क्लियर है? जो अपने इनिशियल कंडीशन से कितना दूर है, 10 मीटर दूर है। क्लियर? ठीक। तो हमसे यह बोला गया कि 2 kg वाले पार्टिकल्स को किधर और कितना डिस्प्लेस करें ताकि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो जाए, 2 मीटर। किस डायरेक्शन में, राइटवार्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? तो हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास को 2 मीटर इस पॉइंट से राइटवार्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए हो सकता है कि यह M1 इधर शिफ्ट हो या हो सकता है कि यह M1 इधर शिफ्ट हो। क्लियर है? ठीक है। तो यह भी हमें पता नहीं है, तो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में M1 को शिफ्ट करता हुआ मान लेंगे। क्लियर है? मैथमेटिक्स उसको अपने आप एडजस्ट कर लेगा। क्लियर? हमको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्लियर? तो हम लोग मान लेते हैं कि M1 मास को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं डेल्टा R1, ताकि जो सेंटर ऑफ मास है अपने इनिशियल कंडीशन से राइट डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। कितना मीटर, 2 मीटर। यानी नया सेंटर ऑफ मास कहाँ बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओ डैश बोल देते हैं। ओ डैश मेरा कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है। किस कंडीशन में, फाइनल कंडीशन में। क्लियर है? और ओ डैश ओ से कितना डिस्टेंस पे है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। 10 मीटर राइटवार्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जा रहा है और M1 मास को डेल्टा R1 डिस्प्लेस किया जा रहा है लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हम लोग कितना डिस्प्लेस हो जा रहा है, 2 मीटर डिस्प्लेस हो जा रहा है। ये हम लोग इसको एज्यूम किए हैं, डेल्टा R1 किधर डिस्प्लेस करता हुआ एज्यूम किए हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हुआ एज्यूम किए, एज्यूम करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो फाइनल कंडीशन में हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, तो फाइनल कंडीशन में इक्वेशन को लिखने के लिए हमको यहाँ से लेके इस M2 फाइनली कहाँ जा रहा है, यहाँ पे ना जा रहा है। M2 का जो डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। और यह होगा कितना, इस O डैश से लेके इस O के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, O से लेके इनिशियल पोजीशन ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस R1 और इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस डेल्टा R1। तो इस O डैश से लेके फाइनल यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर प्लस R1 प्लस डेल्टा R1 होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस R1 प्लस डेल्टा R1 हो जाएगा। क्लियर? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस हमें मिलेगा वह कितना मिलेगा, कुछ इतना मिलेगा। क्लियर? ठीक।
अब M2 का जो फाइनल पोजीशन है यहाँ है, और O डैश कहाँ है हमारे पास, फाइनल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो इस O डैश से M2 का जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। और यह डिस्टेंस होगा कितना, तो इस O से O डैश का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, और O से लेके यहाँ M2 इनिशियली जब कहाँ था, यहाँ पे था, तो यहाँ का यह जो डिस्टेंस था वो कितना था, ये डिस्टेंस कितना था हमारे पास R2 था। तो O डैश से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R2 माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का यह डिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। तो O डैश से लेके ये M2 इस फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होगा, यह कितना हो जाएगा, R2 माइनस 2 प्लस 10, यानी कि R2 माइनस 2 प्लस 10 डेट इज इक्वल टू R2 माइनस प्लस 8, ये आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो फाइनली हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे, M2 इंटू इतना, फाइनल कंडीशन में हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे, M2 इंटू 2 प्लस R1 प्लस डेल्टा R1 इज इक्वल टू M2 इंटू M2 इंटू R2 प्लस 8। इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, इसको जब सॉल्व करते हैं, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, M2 के जगह पे क्या लिख देंगे, M2 हमारे पास कितना है 2 kg है, तो 2 इंटू 2 प्लस R1, R1 हमारे पास कितना है 2R2 है, तो 2R2 प्लस डेल्टा R1 इज इक्वल टू M2 हमारे पास कितना है 4 kg है, 4 इंटू R2 प्लस 8। सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 4R2 प्लस 2 डेल्टा R1 इज इक्वल टू 4R2 प्लस 8 चौका 32, 4R2 कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 इंटू डेल्टा R1 इज इक्वल टू 32 माइनस 4, तो इसलिए डेल्टा R1 कितना मिल गया 28/2 इज इक्वल टू 14 मीटर। चूंकि डेल्टा R1 हमें कितना मिल गया 14 मीटर, और यह किस प्लस में मिला कि माइनस में मिला, प्लस में मिला, यानी कि हम लोगों ने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वह डायरेक्शन क्या है, सही है। अगर यह डेल्टा R1 निगेटिव आता तो हम लोग जो डायरेक्शन एज्यूम किए होते उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें शिफ्ट करना होता। क्लियर है, ठीक है। तो इस चूंकि हमें यह पॉजिटिव आया है, तो हम लोगों ने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वह डायरेक्शन क्या है, करेक्ट है। यानी M1 को हमको किधर शिफ्ट करना होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, और कितना शिफ्ट करना होगा 14 मीटर शिफ्ट करना होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 14 मीटर लेफ्ट वार्ड। अब हम लोग इसी प्रॉब्लम्स को सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड, तो जैसा कि हम लोगों ने इक्वेशन सीखा है, M1 इंटू डेल्टा R1 वेक्टर प्लस M2 इंटू डेल्टा R2 वेक्टर इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू शिफ्ट कितना कर रहा है सेंटर ऑफ मास इंटू एक्स वेक्टर। तो इस इक्वेशन का यूज करने के लिए सबसे पहले हमको इस सिचुएशन में ओरिजिन को चूज करना होगा। तो मान लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन में जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वह किस पॉइंट पे है, ओ पॉइंट पे है, और इसी ओ को हम लोग क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। क्लियर है। जब इस ओ को यानी कि इनिशियल पोजीशन में जो सेंटर ऑफ मास है इसको ओरिजिन मानते हैं, तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में M2 को हम लोग किधर शिफ्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर इसको इस स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस मान लें तो हम लोग किधर शिफ्ट कर रहे हैं, M2 को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट कर रहे हैं। कितना शिफ्ट कर रहे हैं, 10 मीटर शिफ्ट कर रहे हैं। इसको यदि हम लोग डेल्टा R2 बोल दें तो डेल्टा R2 वेक्टर जो होगा वह कितना हो जाएगा, डेल्टा R2 वेक्टर जो होगा वह कितना हो जाएगा 10 आई कैप हो जाएगा। और उसी तरह से हम लोग मान लिए हैं कि M1 मास को किधर शिफ्ट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं। और कितना शिफ्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि डेल्टा R1 वेक्टर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक, ताकि जो सेंटर ऑफ मास है अपने इनिशियल कंडीशन से किधर शिफ्ट हो जा रहा है, राइटवार्ड डायरेक्शन में, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। कितना मीटर, 2 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो एक्स का वैल्यू होगा वह हमें कितना मिल जाएगा, 2 आई कैप मिल जाएगा। क्लियर है। तो हमें एक्स का वैल्यू पता है 2 आई कैप है, डेल्टा R2 का वैल्यू पता है 10 आई कैप है, M2 का वैल्यू पता है 4 kg है, M1 का वैल्यू पता है 2 kg है। तो बस हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे और डेल्टा R2 का वैल्यू डेल्टा R1 का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा R1 क्या है, M1 मास का डिस्प्लेसमेंट है। तो M1 के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे 2 kg, 2 R1, हम डेल्टा R1 फैक्टर कैलकुलेट करना है इंटू डेल्टा R1 प्लस M2 हमारे पास कितना है 4 kg, तो 4 इंटू डेल्टा R2 हमारे पास कितना है, डेल्टा R2 हमारे पास कितना मिल गया 10 मीटर, 10 आई कैप।
क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 इंटू 10 आई कैप इज इक्वल टू दोनों मास का सम यानी कि 2 अब प्लस 4 6 एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है शिफ्टिंग कितना हो रहा है सेंटर ऑफ मास में 2 मीटर किस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग यानी कि इंटू क्या लिख देंगे 2 आई कैप लिख देंगे। सॉल्व करते हैं 2 इंटू डेल्टा आर वन वेक्टर प्लस 40 आई कैप इज इक्वल टू 12 आई कैप दैट इज इक्वल टू डेल्टा 2 इंटू डेल्टा आर वन वेक्टर इज इक्वल टू -28 आई कैप यानी कि डेल्टा आर वन वेक्टर इज इक्वल टू -14 आई कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 इंटू माइनस आई कैप यानी कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में m1 मास का जो शिफ्टिंग होगा वह निगेटिव डायरेक्शन में होगा यानी निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग होगा यानी किधर होगा इस डायरेक्शन में होगा यानी कि इस ओ के रेस्पेक्ट में m1 का जो शिफ्टिंग होगा वह निगेटिव डायरेक्शन में होगा यानी कि किधर होगा इस डायरेक्शन में होगा। निगेटिव कहने का मतलब किस डायरेक्शन में हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा।